हाँ जी दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन। और कल मेरी गाड़ी ने टोटल 12,000 किलोमीटर पूरे कर लिए। 12,000 किलोमीटर कितने दिनों में? 25 सितंबर को मैंने गाड़ी ली थी। तो आप मान लीजिए कि स्टार्टिंग ऑफ मार्च से उसको यूज़ करना शुरू किया होगा। सो मार्च और ये तो टोटल आपको 7 महीने हो गए। ये 7 महीनों में 12,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी, जो आप लोगों को मालूम है, वॉक्सवैगन पोलो हाईलाइन प्लस जी टी टी एस आई, सॉरी जी टी नहीं बोलना चाहिए, हाईलाइन प्लस टी एस आई ऑटोमेटिक। सो 12,000 किलोमीटर पूरा हो जाने के बाद मैंने देखिए पूरा उसके बारे में एक रिव्यू बनाया है। आई थिंक ये इस रिव्यू को देखने के बाद आप लोगों के लिए ये आसान हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव सबका अपना अलग होता है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, वो सब चीज़ों को मैंने मेंशन किया हुआ है। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द लाइफ एट हाफ सेंचुरी में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने बोला कि 7 महीने में 12,000 किलोमीटर, उसमें से मैंने कौन कौन सी लंबी जर्नी की है वो भी मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद में फिर नेगेटिव पॉजिटिव क्या उसके ऊपर आऊँगा। और उसके पहले एक और आपको मैं जानकारी दे दूं कि वॉक्सवैगन वालों का एक ऐप है। उस ऐप से आप अपनी ड्राइविंग हैबिट्स वगैरह के बारे में आपको ये ऐप बताता है। तो पहले मैं ऐप के बारे में आपको बता दूं, 1 मिनट देखिए। ये ऐप है, मैं आपको भी ऐप खोल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने ऐप खोला, माई वॉक्सवैगन करके कनेक्ट एक ऐप है, जिसका जो है आप देखेंगे तो इंटरफेस इस टाइप का रहता है। इंटरफेस का हो गया। इसमें आपको ये बताएगा कि आपने जो आपने ट्रिप्स किए हैं वो आपने किस टाइप से किया है। इससे में लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यूज है, आई गेस, बिकॉज हाँ अभी देखिए, ये जो है गाड़ी का नाम है उषा एंड दीपेश। आई थिंक इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो ये जो है इसमें आपको क्या स्टेटस वो बताता है, साथ में आपने जो भी ट्रिप्स किए हैं। तो मैंने इस गाड़ी से में जो है आप देखेंगे कि मैंने कल जो ट्रिप किया था, कल का मैं डेट डालता हूँ, बाई डेट। सो मैंने देखा इसमें लास्ट वीक का भी ये खुल रहा है, ये आ गया। तो आप देखेंगे, देखिए आप बाकी कहीं स्टार पे देखिए, तो इन जनरल जो है ये मुझे हमेशा 5 स्टार ही मिलता है। सो मैं ये इसके लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक एग्रेसिव ड्राइवर नहीं हूँ। मेरी ड्राइविंग बहुत ही नीट रहती है, डिसेंट रहती है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत स्लो चलता हूँ, नहीं, मैं स्लो भी नहीं चलता हूँ। मैं जो है अगर हाईवे पे हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि 100, मैक्सिमम 110 के ऊपर नहीं जाऊँ, और ज़्यादा लेन चेंज वगैरह नहीं करूँ। मैं कभी ओवरटेक करने के चक्कर में नहीं रहता। बट सच्चाई ये है कि जब भी मैंने ओवरटेक किया है, जो एक जब गाड़ी आपको जब थर्स देती है, वो जब थर्स की फीलिंग आपको लगती है, जब आप सीट में पीछे जाके आप चिपकते हो, तो उसका एक अपना आनंद ही अलग होता है। ये तो एक सच्चाई, वो मैंने हमेशा एंजॉय किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैंने आपको अपनी ड्राइविंग हैबिट के बारे में बता दी। जो मैंने बताया वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप किस टाइप, अगर आपको वॉक्सवैगन पोलो ऑटोमेटिक लेना है या नहीं लेना है, आप इस रिव्यू को देख, उसके बाद में आपके लिए फैसला करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने इस पर पहला जो लॉन्ग ट्रिप किया था वो मैंने किया था आपको 10 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में। और जो मेरा सफ़र था दैट वाज फ्रॉम मैसूर टू मुरुडेश्वरा, दैट्स वाया मैंगलोर। फ्रॉम मुरुडेश्वरा देन
गोवा। फिर बाद में गोवा का पूरा ट्रिप करने के बाद में देन बैक टू मैसूर फ्रॉम गोवा इन वन स्ट्रेच। सो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया था वो मैंने दैट वाज 1400 किलोमीटर्स। एंड ड्राइविंग कंडीशंस वर मिक्स्ड बिकॉज आपको मालूम है कि गोवा इज़ अ टूरिस्ट प्लेस। सो वहाँ पे जो है ट्रैफिक बहुत हेक्टिक था एंड समटाइम्स मीन्स आपको ओवरटेकिंग्स वगैरह भी थी, फास्ट ओवरटेकिंग्स भी थी, ब्रेकिंग्स भी उसी के हिसाब से थी। एंड हाईवे पे मैंने जनरली बिकॉज गाड़ी जो है बिल्कुल नहीं थी, मैं कहीं भी मैंने गाड़ी को मैं 100 के ऊपर लेके नहीं गया था। इट वॉज ऑलवेज अंडर 100, मे बी 80 90 नेवर आई डोंट फील एवर आई वेंट अबव 90, बट कभी हो सकता है लाइटनिंग रश के वजह से 100 तक चला गया हूँ, बट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहा होगा। तो मुझे इसमें जो ओवरऑल माइलेज मिला था दैट वाज 16 kmpl। So for a car which is having 110 bhp and 175 Nm of torque, I think 16 kmpl एक नई गाड़ी के लिए बहुत सही था बिकॉज 25 फेब को मुझे ये गाड़ी मिली थी एंड 10 मार्च को हम लोग गए थे। देन मेरा नेक्स्ट जो लॉन्ग ट्रिप था दैट वाज इन अप्रैल तक मेरा जो है रनिंग पीरियड हो गया था। सो दैट जर्नी वाज ऑफ अराउंड 1460 किलोमीटर्स। मैंने पूरा इसमें नोट किया हुआ है सो दैट आई कैन गिव यू द एक्यूरेट फिगर्स, एक्यूरेट फीडबैक। एंड जर्नी वाज फ्रॉम 15/4 to 34 and the travel involved was around 2960 kilometers on highway, yes, and around 500 kilometers it was within city, villages, all the kinds of rough roads where you get almost everything what you anticipate on roads. When I say anticipate means yes, जहाँ पे आपको ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ट्रैफिक सेंस नहीं है, whom we call idiots, वैसे भी मिले। रोड पे बच्चे खेलते हुए मिले, गाय भैंसे जानवर साइकिल हर चीज़, हर टाइप का इशूज, गड्ढा, छोटा गड्ढा, बड़ा गड्ढा, सब टाइप का, स्पीड ब्रेकर्स हर जगह। तो उसमें ये गाड़ी चली थी अराउंड 500 किलोमीटर। एंड जो ये इसमें जो मेरी जर्नी थी स्टार्टेड फ्रॉम ऑन 15th of April फ्रॉम मैसूर। देन एक मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो डाल रखा है, वो भी आप चाहे तो जाके मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। सो इट वाज मैसूर टू आदिलाबाद, दैट वाज ऑन अ सिंगल डे। देन आदिलाबाद टू मिर्ज़ापुर, आई वेंट टू मिर्ज़ापुर। देन नेक्स्ट हॉल्ट वहाँ पे था, वो एक स्ट्रेच था। देन फ्रॉम मिर्ज़ापुर टू कटनी, सॉरी मिर्ज़ापुर टू मुजफ्फरपुर, ये जो है एक साइड का ट्रिप था। सो दिस वाज फ्रॉम 15th of April टू 17th of April। 17th of April जो है मैं मुजफ्फरपुर पहुंच गया था। देन वहाँ पे लोकल सफ़र किया। फिर बाद में फ्रॉम मुजफ्फरपुर आई केम टू गया में फंक्शन था उसके लिए। फिर 30th April को गया से स्टार्टेड फॉर मैसूर। सो 30th April को गया से चल के देन आई हैड मेड अ हॉल्ट एट कटनी। सो ये अप्रैल में इंक्लूड हो गया। तो मैंने इस जर्नी को मैंने मतलब मैसूर टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर टू गया टू कटनी, ये जो सफ़र है मेरा 3460 किलोमीटर्स का था। एंड इसमें मुझे जो एवरेज माइलेज मिला था दैट वाज 17 kmpl। सो आई गेस ये भी ठीक था। और इसमें जो है इस सफ़र में मेरी स्पीड 110 तक थी। एवरेज जो है हाईवे पे जो मैं चला था से फ्रॉम मैसूर टू हैदराबाद डेफिनेटली 110 के आसपास में एवरेज हमेशा मैं चला। और बाकी जहाँ भी मुझे स्टिचेस वगैरह मिले मैं 100 के आसपास ही में ही चल रहा था। देन थर्ड लॉन्ग जर्नी यू कैन टेल दैट वाज फ्रॉम 1st of May टू 14th of May। जैसे मैंने आपको बताया कि 30th April को आई वॉज इन कटनी, 1st of May मैं कटनी से इंदौर आ गया था। और 1st of May को ही जब मैं कटनी से इंदौर जा रहा था एक इंसिडेंट हो गया, दैट वाज माइनर एक्सीडेंट, जहाँ पे खाली ट्रक वाले ने जो है आई गेस मेरा अंदाज़ हो सकता है मैं सही ना हो,
मेरी गाड़ी को लेफ़्ट से ठोका था। वो भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इंदौर आया, उसके बाद आई स्टेड इन इंदौर अप टू 13th ऑफ मे। 13th ऑफ मे को फिर वहाँ से निकला, देन वाया पुणे, कोल्हापुर, बेलगाम, हुबली होते हुए तुमकुर से फिर मैं हाईवे छोड़ के वहाँ मैं मैसूर आ गया था। सो दिस जर्नी वॉज अराउंड 2200 किलोमीटर्स। सो 2200 kilometers में से 2100 kilometer was on highway and 100 kilometer which was in Indore. At that time it was lockdown, so वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा नहीं चली थी। आई थिंक 100 भी जो मैं बोल रहा हूँ ये अधिक ही रहेगा। so, इसमें भी मुझे माइलेज 17 का ही मिला था। देन ऑन 1st of July जो है हम लोग गए थे मैसूर के बगल में एक डैम है, नुगु डैम, वहाँ गए थे। ये जर्नी थी टोटल 124 किलोमीटर की और 124 किलोमीटर अप एंड डाउन। और इसमें जो है रोड, ये जो नुगु डैम है आपको उसकी मैसूर से मनंतवाड़ी रोड पे जाके वहाँ से फिर आप जाते हैं गांव के भीतर से। बहुत पतले छोटे से रोड है, गांव का रोड है, अच्छा रोड उतना नहीं है। तो ये 124 किलोमीटर का जो सफ़र था ये मैंने किया था 1st of July को। दैट वाज बर्थडे ऑफ माई वाइफ। तो उस दिन जो है 124 किलोमीटर माइलेज जो मिला था दैट वाज अराउंड 60। हाँ, और मुझे शायद एक ये भी है कि मैं ज़्यादातर गाड़ी जो चलाता हूँ मैं इसमें क्रूज़ का मैं अच्छा यूज़ नहीं करता। ये भी एक वजह हो सकता है कि मुझे माइलेज आपको ज़्यादा सही दिख रहा हो सकता है और लोग कितना अच्छा ना मिलता, बट आई यूज़ क्रूज़ ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब भी मुझे चांस मिलता है। देन 14th of August to 16th of August बैंगलोर हॉस्पिटल का एक ट्रिप था। तो वहाँ पे मेरे अपने कुछ जो है रिश्तेदार लोग हैं, उनके यहाँ मैं रुका था और बेटी भी मेरी इंदौर से आ रही थी। तो अच्छा ठीक है, मेरा नाश्ता भी मैं खाता रहूँगा और बातचीत भी होती रहेगी। तो नाश्ता जो है पपाया एंड एप्पल, ये भी होता रहेगा और बातचीत होती रहेगी, है कि नहीं। तो चलिए, तो बाद में मैं ये बोल रहा था कि हाँ मैं फिर जो है गया था बेंगलोर। मेरी बेटी आई थी उसको लाने के लिए। सो 14 से 16 अगस्त 14 to 16 अगस्त हम लोग वहाँ पे रुके थे। सो दैट जर्नी वाज अराउंड 420 किलोमीटर्स अप एंड डाउन विद इन सिटी एवरीथिंग। इसमें से 350 किलोमीटर वाज ऑन हाईवे भी विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। यस, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसकी वजह से आपको कहीं पे भी आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ब्रेकिंग्स बहुत ज़्यादा है एंड हैपाहज़ार्ड जो है आपको पूरा ट्रैफिक है। अब इसमें मुझे जो माइलेज मिला था दैट वाज अराउंड 14.5। तो इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो बैंगलोर शहर का भी था, बिकॉज नॉर्मली हाईवेज पे मैं देखता हूँ माइलेज 19-20 तक जाता है। तो जहाँ बैंगलोर में चलते हैं वो माइलेज आपको, अगर आप सिटी देखो तो आपको 10-11 का भी शायद आता होगा। इसके वजह से ओवरऑल माइलेज हमेशा जो है वो ड्रॉप होता है। देन अगेन 28 अगस्त को वहाँ मैं बेटी को ड्रॉप करने के लिए गया था एयरपोर्ट पे, कैंपेगौड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सो समय 410 किलोमीटर्स गाड़ी चली थी, दैट वाज ऑन हाईवे। एंड देन जो शहर के अंदर मतलब जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको शहर से होके जाना पड़ता है। सो 410 किलोमीटर में मैंने देखा कि मुझे एवरेज माइलेज जो है मिला था दैट वाज अराउंड 17 अगेन। सो ये हो गया। एंड देन लास्ट जर्नी दैट वाज yesterday अगेन आई वेंट टू बैंगलोर। हम सुबह गए थे और शाम को आ गए थे। सो वो जो जर्नी है 1 मिनट मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया होगा, अराउंड 410 किलोमीटर का वो भी हुआ। 410 किलोमीटर अगेन शहर के अंदर ऑन हाईवे। सो उसमें मुझे माइलेज मिला 14.8 टू बी प्रिसाइज। उसमें भी क्या था कि ट्रैफिक के अलावा बारिश बहुत हो रही थी, पूरा जब है हमारी जर्नी बारिश में भी थी, तो उसकी वजह से भी असर तो होता है। तो ये हो गया जो मैंने इसमें सफ़र किया है। 12,000 किलोमीटर से आप देखेंगे तो कितना हो गया ये 14 और 35, 3,900
5100 and 7100, 7100, 7200, 7200, 7700, 7700 and 4, 8100, around 8500. So out of 12,000 kilometers, 8500, you can precisely you can tell that this was on लॉन्ग डिस्टेंस में ये नहीं हाईवे पे चले हैं, हम लोग अंदर भी चले। तो ये आपको रिव्यू है। नाउ इसका मैं अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो भी जजमेंट है वो आपका रहेगा, आप उसके बारे में खुद सोचिए। नाउ लेट्स मूव कि इसकी मुझे जो है अच्छा एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि केवल यहाँ पे 2 महीना ऐसा रहा है जब ये गाड़ी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चली, दैट वाज जून एंड सितंबर, और इस हमेशा ये चली है। चलिए सबसे पहले इस गाड़ी में जो नेगेटिव्स हैं उसकी बात करें, क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई किसी को भी अपनी चीज़ का नेगेटिव बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ भी फैसला लें तो पहले नेगेटिव्स के बारे में सोचें। सबसे पहले तो आपको क्या आपकी ज़रूरत है उसकी एक लिस्टिंग आप बनाएं। आपकी ज़रूरत में जितनी गाड़ियाँ उस लूप में आती हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद में फिर आप एक एक करके आप उसको ओमिट कीजिए, फिर आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगी। तो चलिए इसकी क्या क्या नेगेटिव्स है उसके बारे में हम बात करें। चलिए एक उपाय खाया जाए। यस, पहला जो नेगेटिव है दैट इज रियर सीट स्पेस, लेग स्पेस की कमी है, ये एक सच्चाई है। हालांकि बकेट सीट्स बहुत अच्छे हैं, आपको थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो आपको लेग स्पेस है वो कम है। और पीछे का सीट 2 लोगों के लिए ही आइडियल है। अगर आप जो है 6 फुट का बंदा है आगे बैठा है और पीछे फिर आपको लेग स्पेस की रियली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो है 4 लोगों के लिए ठीक है, उसमें भी अगर 2 बड़े और 2 बच्चे हैं तो आप आराम से चल सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसका जो MID है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत मिनिमल है। हो सकता है आजकल कुछ लोगों को जो है MID में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, बट इसमें MID इज जस्ट वेरी, जिसमें आपको बहुत ही छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके अलावा मैंने देखा है कि कभी कभी इसका एंड्रॉयड ऑटो हैंग भी होता है। पॉइंट नंबर 4, कभी कभी अच्छा अभी तक मैंने देखा 2 बार जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम भी हैंग हुआ है। लेफ्ट साइड के डोर से जो है इसके डोर पैनल से, इसलिए जब गाड़ी रिपेयर हुई थी उसके बाद इसमें रैटलिंग नॉइज थोड़ा कर करके ऐसा कुछ साउंड आता था। तो मैंने सर्विस सेंटर वालों को बताया था, उन लोगों ने उस पर कुछ काम किया था, बट बहुत ज़्यादा फर्क आया। तो क्या जब आप ब्रेक लगाते थे तो उस समय वो आवाज़ आती थी। तो एक ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो ये भी था, बट अब तो वो आवाज़ नहीं, अपने आप को ठीक हो गया। देन आप अगर किसी गाड़ी के लिए 11.5 लाख देते हो और माइलेज की जहाँ तक बात आती है, तो आपको कॉम्पिटिशन में कोई भी गाड़ी हो उसका माइलेज इससे तो ज़्यादा अच्छा है, ये सच्चाई है। इससे जो है माइलेज ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ और मैंने नोट की इस गाड़ी में कि कभी कभी हिल होल्ड एक्सेस जो है वो काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने स्लोप पे गाड़ी रखी है, स्लोपिंग में, और आपको अगर जो है रिवर्स आना हो, मेरे पास फ्रंट का आगे ऐसे वाले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसे वाले का है। तो जब यूँ करके जब रिवर्स आना चाहते हैं, तो जैसे ही आपने गाड़ी को रिवर्स में डाला तो गाड़ी आगे जाती है, आगे जानी नहीं चाहिए, एक आध बहुत बार हो जाता है। फिर से अगर आपने एक बार ब्रेक लगा के फिर से छोड़ेंगे तो फिर हिल असिस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वंस, कभी कभी होता है कि ये एक्टिवेट नहीं होता है। देन टायर क्वालिटी से मुझे इश्यू है। इसका टायर क्वालिटी मुझे लगता है जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा टायर क्वालिटी नहीं है। ऑलरेडी एक टायर राइट साइड का जो फ्रंट टायर है वो मेरा पूरा खराब हो गया था जब मैं इंदौर से वापस आ रहा था। मुझे वो नया ही डालना पड़ा और कुछ मालूम भी नहीं हुआ कि वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ।
टायर क्वालिटी मुझे लगता है कि इशू है, और टायर नॉइज़ भी है। उसके अलावा हो सकता है कि भाई जब अगर आप लग गया था हाथ में कि अगर आप इस गाड़ी में थोड़ा एंट्री एंड एग्जिट उतना कंफर्टेबल नहीं है, ये भी सच्चाई है। हाँ, गाड़ी की हाइट जो है थोड़ी कम है, एंट्री एग्जिट उतना कंफर्टेबल नहीं है। देन क्या है कि जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी में चल रहे हो, ऑटोमेटिक आपने गियर लगाया हो, तो उसमें एक चीज़ और है कि जब इस गाड़ी का अपशिफ्ट होता है, जब आपकी गाड़ी स्लो होती है और गाड़ी मान लीजिए आपको छठे गियर से अगर पाँचवें चौथे में आया, तो उसमें थोड़ा सा जर्क लगता है, उसमें आपको मालूम होता है कि गियर चेंज होता है। बाद में जो है फुट रेस्ट, हाँ, इसका जो लेफ्ट फुट के लिए जो फुट रेस्ट है वो बहुत ही छोटा है। मैंने क्या किया है कि एक फुटमेट भी डाल दिया है, तो फुटमेट डालने के बाद में मुझे वहाँ पैर रखने की जगह उतनी मिलती नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। 12वां जो है, बूट में इसमें लाइट नहीं है। आप ये समझिए इतनी प्रीमियम गाड़ी है, आपने बूट में लाइट नहीं दी है, तो क्या इसका मतलब, उसमें खर्ची कितना होता है। और देन इसका, ये मेरे लिए बहुत बड़ा इशू, इससे मुझे पहले रखना चाहिए, पहले ही मुझे करना चाहिए था। मैं बोल रहा हूँ 13वां जो इशू वो है हेडलाइट। आपने डुअल लाइट सेटअप, हेडलाइट सेटअप दे दिया, लेकिन लाइट उतनी अच्छी नहीं है। आपको जो है येलोइश लाइट है, ठीक है, वो भी चलेगा, बट इंटेंसिटी, स्प्रेड अच्छा है, बट इंटेंसिटी जो है वो अच्छी नहीं है। तो नाइट ड्राइविंग, जिसको नाइट ड्राइविंग करनी है उसको तो दिक्कत होगी। और 14वां जो एक फंक्शन था, जो मुझे ये गाड़ी में, इसलिए मैं पहले मैनुअल के लिए जा रहा था, ऑटो के लिए मैं नहीं जा रहा। उसका मेन वजह ये था, वो ये था कि इसका जो क्रीप फंक्शन है, जब आप जैसे ही गाड़ी से आप ड्राइव में डाल के आप पैर हटाते हो, वो इतना फास्ट है कि अगर आप जैम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है तब आपको दिक्कत होगी, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो दिक्कत होगी आपको। तो ये मैंने आपको 14 इसकी नेगेटिव्स बताई हैं, 14। चलिए, जब नेगेटिव्स बताए हैं तो थोड़ी पॉजिटिव्स की बारे में बात करें, अच्छाई के बारे में बात करें। हर चीज़ में अच्छाई बुराई दोनों होता है, मुझ में भी ये सब में होता है। तो अब इसकी अच्छाई के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, बिकॉज मैं एक ड्राइवर हूँ एंड ड्राइविंग समथिंग व्हिच आई एंजॉय, तो मुझे इसके फ्रंट सीट की का जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। आपको चाहे वो बैक का होल्डिंग हो या फुट का होल्डिंग हो, या आपका जो पैर है वो आपको गियर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक पे जो अप्रोच है, इन ऑल रिस्पेक्ट मुझे बहुत ही आरामदेह लगता है। उसके अलावा क्या है कि जो आर्म रेस्ट है, राइट साइड का जो आर्म रेस्ट है, जब सीट डोर के में लगा रहता है वो, और लेफ्ट साइड में भी जो आर्म रेस्ट रहता है जो आपको अप एंड डाउन होता है, वो दोनों ऐसा इतना ढंग का है कि आपको बहुत लगे कि आप ही के लिए बना हुआ है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 3, यस, ये सिंपल MID की बात होती है, तो मैंने इसको नेगेटिव में मेंशन किया, बट मेरे लिए नेगेटिव नहीं, दिस वाज पॉजिटिव। क्यों? मुझे सिंपल MID का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वही उसमें है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। सो आई डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एक दिक्कत और हो जाती है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होता है बैकग्राउंड में आपका वर्क उतना ही होता है, बैटरी भी ड्रेन आपका उतना ही ज़्यादा होता है। तो रिस्पेक्ट से भी देखिए, तो मुझे ये बहुत सही चीज़ लगती है कि इसमें उतना ज़्यादा जो है MID में फंक्शन नहीं, बस यूजफुल फंक्शंस हैं। देन ड्राइविंग पोजीशन का शानदार, इसमें तो कोई भी कहने की बात नहीं। क्यों? हाइट भी एडजस्ट होता है, और स्टीयरिंग का भी आपका रैक जो है, मतलब रीच और हाइट एडजस्टमेंट दोनों है, तो आप अपने हिसाब से जैसे चाहे इसको आप एडजस्ट कीजिए। और ये राइट फ्रॉम एंट्री मॉडल से है, रैक एंड रीच का इसमें। और रैटलिंग नॉइस, मैंने पहले कहा था एक रैटलिंग नॉइस थी, बट वो अपने आप चली गई। तो मुझे उसके बाद में, उसके पहले मुझे कभी भी कोई भी रैटलिंग नॉइज़ सुनाई नहीं दी, बिल्कुल एकदम क्लियर नीट। मेरे पास पहले मारुति की गाड़ी थी, उसमें मैंने हमेशा ये दिक्कत फेस किया, इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने इंजन के बारे में नहीं बोला तो फिर क्या मतलब है?
इसमें इंजन की खासियत मालूम है क्या है? ये आपको वो देता है जो आप चाहते हैं। अगर आपको माइलेज चाहिए आप वो भी निकाल सकते हैं, आपको पावर चाहिए आप उसका भी मजा ले सकते हैं। तो ये केवल फॉक्सवैगन ही ऐसे इंजन दे सकते हैं। तो इस इंजन इसका प्लस पॉइंट है। देन गियर्स, जब DSG को लोगों ने डिच करके टॉर्क कन्वर्टर लेके आए थे तो मन में एक आशंका थी कि भाई मालूम नहीं इनका गियर वगैरह किस टाइप से रहेगा। बट मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है कि यस, DSG से खराब तो नहीं है, उससे इन्फीरियर नहीं है, उसके जैसा भी आप बोल सकते हैं बट उससे इन्फीरियर नहीं, इसमें कोई शक नहीं, ऑलमोस्ट एट पार। ओनली थिंग DSG में जब गियर आपको अपशिफ्ट होता है उतना मालूम नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा मालूम होता है। और एल्स आप देखेंगे तो जो आपको DSG गियर का जो जितना फास्ट है ये भी उतना ही फास्ट है। और उसके अलावा इसमें आपको ट्रिप्टॉनिक जो फीचर्स है वो आप यूज़ करके अपना माइलेज भी आप बढ़ा सकते हैं, आप मैनुअल का भी मजा ले सकते हैं। देन अगर मैंने पेंट क्वालिटी के बारे में बात नहीं की तो फिर कोई मतलब नहीं। इसकी पेंट पे 6 साल का वारंटी आता है। माइनर स्क्रैचेस ऑलरेडी मेरे गाड़ी पे आ चुके हैं, कहीं कुछ तो मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने किया, कुछ बड़ों ने किया हुआ है, बट आपको कहीं पे भी गाड़ी का जो बॉडी वो नहीं दिखता, जस्ट पेंट का एक लेयर निकल गया। पेंट क्वालिटी इज एक्सलेंट। उसके अलावा जो है क्रूज कंट्रोल, और इसका जो क्रूज कंट्रोल है उसका मैं बहुत बड़ा फैन। वजह क्या है कि आप इसे जैसे चाहे यूज़ कीजिए। मान लीजिए आपको 100 की स्पीड चाहिए, आप क्रूज पे 100 सेट कीजिए, जस्ट मूव कीजिए। क्रूज कैंसिलेशन के लिए हाथ में भी बटन है और पैर जब ब्रेक से तो है ही, वैसे आप यूज़ कीजिए। इनफैक्ट अगर आपको क्रूज का सेटिंग चेंज करना है तो इसके जो क्रूज कंट्रोल का जो आपको लीवर है उसमें 2 है पॉइंट, एक ऊपर में एक नीचे। ऊपर का दबाएंगे तो जो मेमोरी पिछला है उस पर जाएगा, नीचे का दबाएंगे तो नया जो फीड लेगा। तो ऐसे मुझे इसका क्रूज कंट्रोल बहुत ही अच्छा लगता है। आज तक मुझे इसमें क्रूज कंट्रोल में कोई भी इशू फेस नहीं हुआ। और बहुत लो स्पीड में 30 से भी नीचे मैंने देखा है, बहुत बार 30 से भी नीचे स्पीड हो तो उसके ऊपर भी जो है ये क्रूज कंट्रोल सेट होता है। उसके बारे में, क्रूज के बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। अभी मैंने एक नेगेटिव कहा था कि इसमें अंदर घुसना निकलना वो थोड़ा मुश्किल है, बट क्या है कि इसका जो डोर है उसका हिंजेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप उस पर पूरा वजन दे के निकल सकते हो, पूरा वजन दे के आप बैठ सकते हो। तो एक सपोर्ट जैसा उसको आप यूज़ करते हो, इसलिए स्ट्रेंथ वो एक बात आ जाती है। इसका जो ग्लव बॉक्स है काफ़ी बड़ा है और चिल्ड है, तो जिसके लिए यूज़फुल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट नंबर 10 था। पॉइंट नंबर 11, अभी क्या है कि लेफ्ट आर्म का जो सपोर्ट एर्गोनॉमिक्स के बारे में मैंने पहले भी बोल दिया कि मतलब जो है एर्गोनॉमिक लेफ्ट आर्म जहाँ पे आपको गियर है उसका इसका सपोर्ट है, जहाँ पे हाथ रखते इतना अच्छा है कि आपको गियर चेंजिंग या फिर ट्रिप्टॉनिक यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसका पोजीशन 3 है, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कीजिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस वाज पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 12, इसमें रियर AC भी है तो पीछे वाले को भी अच्छी हवा मिलती है। पॉइंट नंबर 13, पीछे के बकेट सीट्स बहुत ही अच्छे हैं, आपको पूरा लगेगा हगिंग फीलिंग आएगी, वो बहुत अच्छे हैं। पॉइंट नंबर 14, बिल्ड क्वालिटी उस गाड़ी का, उससे आप जब अंदर बैठते हैं आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तब भी आप सेफ हैं। आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं, बिल्ड क्वालिटी से भी आपकी सेफ्टी की फीलिंग आती है। देन ये तो स्पेशलिटी है इसकी कि आप इसके जो विंडोज़ हैं उसको आप बाहर से भी खोल सकते हैं। गाड़ी अगर आपने धूप में पार्क की है, आप जब गाड़ी पे अप्रोच कर रहे हो उसके पहले आप विंडोज़ को नीचे कर दो तो थोड़ा आपको अंदर की गर्मी बाहर निकल जाएगा। बहुत यूजफुल फीचर है ये। फिर टिंटेड ग्लास भी है इसका, वो भी थोड़ा इसको गर्मी में बचाता है। एंड स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की मैंने बात नहीं की तब तो कोई मतलब नहीं, आपका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स का इतना प्रिसाइज, इतना शार्प है कि आप उसे जैसे चाहिए वैसे यूज़ कीजिए। ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है
और सस्पेंशन पहले वाली जो जीटी थी दैट वाज स्टिफर साइड, बट ये जो है आपको उसका लोगों ने बैलेंस बहुत अच्छा किया है, आपको हाईवे पे भी बहुत अच्छा लगेगा और शहर के अंदर भी। सो एक्सलेंट सस्पेंशन सेटअप इसका है। तो ये मैंने 20 जो है इसके पॉजिटिव्स आपको बताए हैं, और नेगेटिव जो मैंने आपको बताए थे दैट वाज 14। सो 14 ये देख लीजिए, 14 और ये जो है 20 इसके पॉजिटिव्स। ये सब मेरा फीडबैक है। और साथ में ये भी बता दूँ मैंने इसमें क्या क्या एक्सेसरीज डलवाए हैं। तो एक स्पॉइलर मैंने लगवाया, एक रियर कैमरा, सीट कवर और फ्लोर मैट्स, बस मैंने इतना इसमें लगा और कुछ भी मैंने इसमें खर्च नहीं किया है। मुझे हमेशा नीट गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। सो आई गेस ये जो आपको वीडियो मिलेगा ये आपको फैसला लेने में आसानी दे, इससे आपको फैसला लेना आसान होगा कि आपको फोक्सवैगन पोलो ऑटोमेटिक TSI लेना है या नहीं लेना है। ओके मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन आपका अच्छा रहे। नमस्कार जी।